Assalamu alaikum. We were discussing about thrombosis. In the previous part, we talked about endothelial injury. In this video, we will talk about how the abnormal blood flow causes thrombosis. Abnormal blood flow. जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है दैट इज अ लैमिनर नॉर्मल लैमिनर ब्लड फ्लो। इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं। वेजल ह्यूमन में ना प्लेटलेट सेंटर में होते हैं और एंडोथीलियम से सबसे नियर स्लोअर मूविंग प्लाज्मा लेयर होती है। ठीक है, एंडोथीलियम जो है ना प्लेटलेट सेंटर में है और जो स्लो मूविंग प्लाज्मा लेयर है वो एंडोथीलियल के सबसे नियर होती है। ठीक है, इस तरह से ना। लेकिन अगर स्टेसिस होती है या फिर ब्लड फ्लो स्लगिश हो जाता है इस केस में क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स ये दोनों एंडोथीलियम के साथ ना एंडोथीलियम है ना इसके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। अब नॉर्मल फ्लो में जो एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ना वो वॉश आउट हो जाते हैं, लेकिन स्टेसिस में एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर या तो वॉश आउट सिरे से ही नहीं हो पाएंगे या फिर वॉशिंग आउट का प्रोसेस जो है ना वो स्लो हो जाता है। और इवन क्लॉटिंग फैक्टर जो है ना वो क्लॉटिंग फैक्टर इनहिबिटर्स जो हैं उनकी इनफ्लो भी इम्पीड हो जाती है। ठीक है, अभी हमने बात की है कि नॉर्मली जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स नॉर्मल फ्लो में ये वॉश आउट हो जाते हैं, लेकिन स्टेसिस हो गई है, ब्लड रुका हुआ है या स्लगिश है, तो उसमें क्या होगा कि एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स सिरे से वॉश आउट नहीं होंगे या फिर इनका प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है वॉशिंग आउट का। ठीक है, और इसके अलावा जो वो फैक्टर जिन्होंने क्लॉटिंग को इनहिबिट करना है यानी क्लॉटिंग फैक्टर इनहिबिटर्स इसके इनफ्लो को मतलब अंदर एंटर ही नहीं होने देते, इसके इनफ्लो को इम्पीड कर देते हैं। स्टेसिस की वजह से ना इम्पीड हो जाते हैं। इसके अलावा स्टेसिस और टर्बुलेंस ने एंडोथेलियल सेल्स की ना एक्टिवेशन को प्रमोट करना है। जो हमने पीछे स्टेट पढ़ी है ना एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन, उसे प्रमोट करना है, प्रमोट कराते हैं और प्रोकोएगुलेंट एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई है कि स्टेसिस और टर्बुलेंस ने फेवर करना है थ्रोम्बोसिस। अब कुछ क्लिनिकल कंडीशंस देखते हैं। जो टर्बुलेंस या फिर स्टेसिस कोज करते हैं।
and ultimately results in thrombosis like ulcerated atherosclerotic plaque. इसमें सब एंडोथेलियल सेल को सब एंडोथेलियल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है ना, उसको एक्सपोज कराने के साथ ही साथ टर्बुलेंस भी कॉज करनी होती है। हम ऊपर हमने बात कर ली कि जहाँ पे टर्बुलेंस होगी वहाँ पे थ्रोम्बोसिस होगा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड वन इज एन्यूरिज्म, यानी एबनॉर्मल अयोर्टिक और आर्टीरियल डायलेशन, जिसे एन्यूरिज्म कहते हैं। अब एबनॉर्मल डायलेशन हुआ है, यानी ये डायलेशन ऑब्वियसली लोकल स्टेसिस कॉज करेगी। लोकल स्टेसिस कॉज करेंगी विच आर फर्टाइल साइट फॉर थ्रोम्बोसिस। इसके अलावा आप एक एग्जाम्पल हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम्स की लेते हैं, जिसमें ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। हाइपर विस्कोसिटी syndromes like we have polycythemia vera. जैसे कि नेम शो कर रहा है कि ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी which results in increase in resistance to flow and causes small vessel stasis. इसके अलावा अगर सिकल सेल एनीमिया की बात की जाए, तो हमें पता है कि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसीज डिफॉर्म्ड हो जाते हैं और ये डिफॉर्म्ड आरबीसीज वेसल्स को ऑक्लूड कर देंगे। अब जहाँ पे ऑक्लूजन होगी वहाँ स्टेसिस होगी, एंड वी नो दैट stasis is a fertile site for thrombosis. इस तरह से एबनॉर्मल ब्लड फ्लो कॉज करती है थ्रोम्बोसिस। हाइपर कोएगुलेबिलिटी की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।